1947 14 और 15 अगस्त की रात 1947 को कैसे याद किया जाता है? तो पंडित नेहरू जी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने सेंट्रल हॉल में दिया था, इंग्लिश में दिया जब मैं उसको हिंदी तर्जुमा कहता हूं कि जब शेष विश्व सो रहा है तो भारत जाग रहा है। दरअसल ये उनके मुंह से निकले हुए शब्द थे। असल में जो वो काम कर आए थे, कर गुजरे थे, और जिसको आज 7 दशक बाद देश देख रहा है, तो मैं अगर उस भाषण को दोबारा लिखूं तो मैं ये लिखूंगा कि जब सारा विश्व जाग रहा था तो भारत को सुलाया जा रहा था। अरे वाह। और 7 दशक तक भारत को सुलाया गया। भारत अफीम की डोज लेके उसको दिया जाता रहा। वहां से जो नशा खिलाया गया और जो बात छुपाने की और हिंदू सनातन धर्म के रिचुअल से जो दूरी बनाने की प्रथा, जिसका बीज इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी, सो कॉल्ड, तो फिर आप श्रीमती इंदिरा गांधी से क्या उम्मीद करते हैं? वो भूमि पूजन करेंगी? अरे उन्होंने वो कलश पर ब्राह्मण के साथ भारतीय सनातन परंपरा में संकल्प करेंगी? वो अक्षत दूब और दीपक लेके आरती करेंगी? क्या चाहते हैं आप? अगर ऐसा करती तो 65 साल तक उनका राज कैसे होता? अरे वो केजीबी समर्थन थी, मित्रों के आर्काइव ने पूरा बताया कि अब आप राजीव जी से ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं? वो महासेकुलर आदमी थे, वो तो साहबानों के खिलाफ चले गए। इसलिए पूजा पाठ से दूरी, रिबन का खाली नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और खैर सोनिया को मौका नहीं मिला। और अभी राहुल नहीं आए हैं ना राहुल प्रधानमंत्री भी नहीं बने हैं सर, वरना सोनिया के नाम पे क्या क्या होगा। राजीव सरदेसाई की भी वही तकलीफ है, ठीक है। और इंडिया टुडे के मालिक अरुण पुरी जी कह चुके हैं मोदी जी से भी कुछ दिन पहले, जो है मार्च में अपने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, कि हे प्रभु दुकान चलने दो, एक्सेस तो दे दो। एक्सेस का मतलब क्या है? नेता से मिलोगे, बैठोगे, बतियाओगे? क्या तुम न्यूज़ के लिए जा रहे हो वहाँ पे, कि चुगली करने जा रहे हो, कि दलाली करने जा रहे हो? यही सब हरकतें हैं जिसके लिए लोग जाते हैं वहाँ पे, जिसके लिए एक्सेस चाहिए। यहाँ क्या है, हम नहीं जाएंगे। ये 2014 में हमको हराए थे, बाहर किए। 2019 में फिर पटक के हमको हरा दिए। ये लगातार हमको हरा रहे हैं। ये कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाते हैं, हम नहीं जाएंगे। वो सब ठीक था, हमको अमेठी में भी हरा दिए, हमको अमेठी में भी हरा दिए। अब तो रायबरेली भी नहीं लेंगे। और एक चीज बताएं, आपने थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि अटल जी इनको बहुत अच्छे लगते थे। अरे साहब क्या बात कर रहे हैं, इनको मोदी जी बहुत अच्छे लगेंगे। बहुत अच्छे लगेंगे इनको मोदी जी। आने दीजिए, आने दीजिए, अगले को आने दीजिए। मोदी जी आप नाम नहीं लें, हम नाम नहीं लें, आपके सभी दर्शक ये जान रहे हैं हम दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं। और उस दिन मोदी जी उनको देवतुल्य लगेंगे। सर मोदी जी को भगवान 2 लोग बनाएंगे, जो आएगा वो भी बनाएगा और जो विपक्ष होगा वो भी बनाएगा। गुड इवनिंग, प्रारब्ध के सभी दर्शकों को हम सबका नमस्कार। मेरा नाम है संदीप सिंह। आज हमारे साथ हैं प्रारब्ध ई मैगजीन के संस्थापक और संपादक श्री अवनीश पीएन शर्मा जी, जो साथ में केंद्र सरकार के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा स्थापित एक इंस्टीट्यूट है ICSR, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च, उसके आप मेंबर हैं। और पूर्वांचल में देश विदेश में किस प्रकार से भारत की परंपराओं और भारत के कल्चर को बाहर लेके जाना है या उनसे समन्वय बिठाना है, उसमें इनका खासा योगदान है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ही इज़ वेरी फेमस ऑन फेसबुक। ही हैज़ मोर देन 10,000 फॉलोअर्स। ही हैज़ बीन राइटिंग ऑन फेसबुक फॉर मोर देन 10 ईयर्स नाउ। बहुत अच्छा नेटवर्क है और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के बहुत ही धनी आदमी हैं और इनके लेख अक्सर कई लोग कॉपी करके आपके सामने प्रस्तुत किया करते होंगे। खैर, प्रारूप पे अवनीश शर्मा सर का स्वागत है सर। थैंक यू। विषय है सबसे पहला जो ज्वलंत विषय है और कल उसकी परिणति होने वाली है, कल सुबह 7 बजे, वो है नए पार्लियामेंट के, भारत के नए संसद का प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा देश को समर्पण।
तो उसमें क्या है, उसमें कई सारे विवाद हुए। उसमें विवाद ये हुआ कि राहुल गांधी का सबसे पहला ट्वीट आया कि राष्ट्रपति जी क्यों नहीं उसका उद्घाटन कर रहे हैं, पर पीएम क्यों कर रहे हैं। सबसे बड़ी तकलीफ जो द मोस्ट एंटाइटल्ड पीपल ऑफ द एंटायर नेशन, भले ही सत्ता से बाहर हैं, लेकिन ये है कि हम जो कह रहे हैं वो होना चाहिए। तो एक अदना सा चाय वाला, जैसा कि मणिशंकर अय्यर ने कहा था, वो कैसे नए संसद का अनावरण कर सकता है, प्लान तो हमने रखा था। खैर 28 महीने के एकदम कम समय में कोरोना काल के बीच भी ये बेहतरीन कार्य, महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुआ। और उसके बाद विवाद ये है कि पीएम मोदी क्यों उद्घाटन कर रहे हैं। प्लस तो इसके खिलाफ जब भाजपा ने अपनी बात कही कि उन्होंने कहा कि भाई इंदिरा गांधी ने भी जो है पार्लियामेंट की एनेक्सी बिल्डिंग का उद्घाटन किया था, तब तो उस समय के राष्ट्रपति कौन थे आपको याद नहीं है। और श्री राजीव गांधी ने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था, तब उस समय कौन राष्ट्रपति थे आपको याद नहीं है। तो कांग्रेस का पलटवार आया कि नहीं, वीवी गिरी जी जो उस समय के राष्ट्रपति थे 1971 के, उन्होंने उसका भूमि पूजन किया था और इनॉग्रेशन इंदिरा गांधी ने किया। ठीक है भाई, राजीव गांधी जी ने इनॉग्रेशन किया था, भूमि पूजन किया था उस समय के स्पीकर ने। तो एक बात खटकी दिमाग में और लगे हाथ। साथ में एक ये बड़ी बात भी रही कि जवाहरलाल नेहरू ने जो सेंगोल जो राजदंड जो उनको समर्पित किया गया था तमिलनाडु के मठ के पुरोहितों द्वारा, वैदिक मंत्रोच्चार और सारी रीतियों के साथ में, उसको पूरी तरह नेहरू ने भी इग्नोर किया और उसको अपनी सुनहरी छड़ी, वॉकिंग स्टिक बता के, मतलब एक नेक्स्ट लेवल का कहानी में परिवर्तन करके आनंद भवन में दफन कर दिया। और उसके बाद उस घटना के होने के जस्ट 15 मिनट बाद की जो एक स्पीच थी उनकी, टेस्ट विद डेस्टिनी, वो इतनी बढ़ा चढ़ा के बताई गई कि लगता है कि उसी से इस देश की शुरुआत हुई, उस भाषण से इस देश की शुरुआत हुई, या आज़ादी के बाद के भारत की स्थापना उस भाषण से हुई, कंपैरेटिव टू जस्ट 15 मिनट पहले जो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जो हुआ था उसको दफन कर दिया गया। तो अवनीश सर के साथ मेरा ये सवाल ये है कि सर, नेहरू जी ने सेंगोल को दफन कर दिया, इंदिरा जी भूमि पूजन पे नहीं बैठी, राजीव गांधी भूमि पूजन पे नहीं बैठे, बस खाली फीता काटने पहुंच जाते थे जी। तो क्या ये जो सोनिया गांधी से तो हम कहते हैं उम्मीद नहीं कर सकते कि किसी पूजा पाठ में पार्टिसिपेट किया। भैया घर के अंदर मजार दिख रही थी कुछ दिन पहले, ठीक है। और बाकी सुब्रमण्यम स्वामी ने कही रखा है कि प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है। और राहुल गांधी का सबको पता है कि वो चुनावी हिंदू हैं और वो कह भी चुके हैं कि हिंदू मंदिर में लड़की छेड़ने जाते हैं। ठीक, तो 80% हिंदू बहुल राज्य पर, देश पर, राष्ट्र पर, सिविलाइजेशनल राष्ट्र पर आपको शासन करना है, पर हिंदू परंपराओं से जो है एकदम दूर रहना है सदैव। ये क्या मानसिकता है सर? देखिए, आपने बात पंडित नेहरू से शुरू की। हाँ, पंडित भी इसीलिए लगाते थे कि सिर्फ राजनीतिक लाभ मिले। ब्राह्मणों का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस को सपोर्ट करता था या वोट करता था। अच्छी बात है। मैं भी बाकी एक्सीडेंटल हिंदू थे इन हिज ओन वर्ड्स। बिल्कुल जी। आपने नेहरू जी से बात शुरू की। जी सर। 1947 से बात शुरू की। सेंगोल किस तरह से आया उस पर तमाम बातचीत हो चुकी है। राजगोपालाचारी, इनको तो पता ही नहीं था कि कोई रिचुअल कैसे होता है। दरअसल बड़े शॉर्ट में आपके दर्शकों के लिए भी इसको रिपीट कर दूं। दरअसल माउंटबेटन ने पूछा नेहरू से कि भाई हम जा रहे हैं, फाइनली आपको आज़ादी मिल रही है, तो ट्रांसफर ऑफ पावर में आपके यहाँ कोई रिचुअल है? पंडित नेहरू को ऐसा कुछ पता ही नहीं था। अच्छा हुआ, इसमें यह भी कह दीजिए कि पंडित नेहरू ने एक बड़े सही व्यक्ति से सलाह ली, राजा जी से, राजगोपालाचारी जी से। उन्होंने पूछा कि अरे ये पूछ रहा है गोरा कि आपके यहाँ कोई रिचुअल है, कोई पूजा पाठ है? पूजा पाठ से पंडित नेहरू का, क्योंकि गोरा खुद ही पूरी तरह से 500-1500 साल से रिचुअल के मारे चला आ रहा है। बिल्कुल। तो राजगोपालाचारी जी ने बताया कि हाँ। तो उन्होंने, चूंकि वो स्वयं दक्षिण से थे, तो उन्होंने चोल साम्राज्य की उस परंपरा, जो कि शैव धर्मी हैं,
तो वहां से उस परंपरा को उन्होंने लिया और ऐसा उल्लेख उन्होंने किया कि ऐसे ऐसे है। और आप सोचिए कि 1947 में यहां तो थोड़ा क्रेडिट दीजिए कि उन्होंने विशेष विमान पंडित नेहरू की सहमति से ही गया होगा। वो गया, वहां के पुरोहितों ने उसको तैयार किया, तैयार करके सौंपा और साथ में खुद भी आए, बीबी ज्वेलर्स खुद आए, हाँ। खुद आए। और आने के बाद उसको पहले माउंटबेटन के पास दिया गया, उनको सौंपा गया कि ये है हमारा रिचुअल, आप इसी को देंगे। तो ये सेरेमनी इस तरह से पूरी हुई। अब आते हैं, आपने एक बात की ना कि कहां से 1947 14 और 15 अगस्त की रात 1947 को कैसे याद किया जाता है, तो पंडित नेहरू जी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने सेंट्रल हॉल में दिया था, इंग्लिश में दिया जब मैं उसको हिंदी तर्जुमा कहता हूं कि जब शेष विश्व सो रहा है तो भारत जाग रहा है। दरअसल ये उनके मुंह से निकले हुए शब्द थे। असल में जो वो काम कर आए थे, कर गुजरे थे, और जिसको आज 7 दशक बाद देश देख रहा है, तो मैं अगर उस भाषण को दोबारा लिखूं तो मैं ये लिखूंगा कि जब सारा विश्व जाग रहा था तो भारत को सुलाया जा रहा था। अरे वाह। और 7 दशक तक भारत को सुलाया गया। भारत अफीम की डोज लेके उसको दिया जाता रहा। और कांग्रेसी इकोसिस्टम में पलने वाले ये हमारे जो वामपंथी एक पूरा गिरोह जो है, वो जब कहता है ना कि धर्म अफीम है, दरअसल 1947 14-15 अगस्त की रात को भारत को लगातार अफीम की गोलियां देकर सुलाया गया। अब इस देश का ये प्रारब्ध है, हमारा आपका एक मतदाता एक वोटर के रूप में प्रारब्ध है, हमारी संततियों का ये प्रारब्ध है कि 2014 में उस अफीम का नशा टूटना जो शुरू हुआ, आज 9 सालों बाद 70 सालों से ज़्यादा के वक्त का वो नशा, वो कुंभकर्णी नींद जिसमें भारत को सुलाया गया, जब सारा विश्व जाग रहा था, भारत को आज़ाद होते हुए देख रहा था, उस समय भारत को सुला दिया गया। इसीलिए वॉकिंग स्टिक, पंडित जी के टहलने वाली सोने की छड़ी, इसके रूप में स्वराज भवन के उस म्यूजियम में उसको रख दिया गया, दफन आनंद भवन, स्वराज भवन। जी, बहुत सारे लोगों को ये पता है आनंद भवन और स्वराज, दरअसल दोनों एक ही कैंपस में है प्रयागराज में। और मूल घर जो है वो स्वराज भवन है और जो संग्रहालय है वो स्वराज भवन में स्थित है। क्योंकि आनंद भवन बहुत छोटे रकबे का घर है, 2 तल्ला घर है और बमुश्किल 3, 350, 400, 4000 स्क्वायर फीट है। वो पूरा कैंपस प्रचलित आनंद भवन के रूप में है। इसके ठीक पीछे और स्वराज भवन काफी बड़ा है, तो वहां रख दिया गया। मूल बात ये नहीं है। अब देखिए, वहां से जो नशा खिलाया गया और जो बात छुपाने की और हिंदू सनातन धर्म के रिचुअल से जो दूरी बनाने की प्रथा, जिसका बीज इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी, सो कॉल्ड, तो फिर आप श्रीमती इंदिरा गांधी से क्या उम्मीद करते हैं? वो भूमि पूजन करेंगी? अरे उन्होंने वो कलश पर ब्राह्मण के साथ भारतीय सनातन परंपरा में संकल्प करेंगी? वो अक्षत दूब और दीपक लेके आरती करेंगी? क्या चाहते हैं आप? अगर ऐसा करती तो 65 साल तक उनका राज कैसे होता? अरे वो केजीबी समर्थन थी, मित्रों के आर्काइव ने पूरा बताया कि अब आप राजीव जी से ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं? वो महासेकुलर आदमी थे, वो तो साहबानों के खिलाफ चले गए। इसलिए पूजा पाठ से दूरी, रिबन काटना जरूरी, जो देश देखे, जिस पर ताली बजाए। अब वो भी नशा टूटा है। आज कम से कम कुर्ते के ऊपर उन्हीं पंडित नेहरू की वही संततियां कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनती हैं, मंदिर मंदिर घूमती हैं। ये वही नशा है जो एक बार फिर 2014 में इस देश में राजनीतिक सत्ता परिवर्तन के बाद टूटा है। यानी 2 जगह से नशा उतरा है। भारतीय जनमानस पर अफीम का वो नशा, जिसको 2014 के बाद पिछले 9 सालों में धीरे 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 वो टूटा है, और इनका वो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का नशा, जिसमें बहुसंख्यक धर्म, जो हिंदू धर्म है, जो सनातन पद्धति है, उसका लगातार निरादर करना, उसको बेइज्जत करना। और वो बेइज्जत गाहे बगाहे अभी भी चलता है। राफेल के पहिए के नीचे नींबू रख दिया जाता है, कुचला नींबू जाता है, दर्द इनको होता है। सर, डिफेंस एक्सपो में
हनुमान जी का चित्र लग जाता है हमारे फाइटर जेट के पूंछ पे, तकलीफ हो जाती है। तकलीफ इनको हो जाती है। तो दरअसल ये जो एक बड़ा इनका जो इकोसिस्टम है जो मीडिया में भी है, ये मीडिया के बंधु स्थापित मीडिया वाले जो ये नई कहानी इसमें से गढ़ के आए ना कि साहब राष्ट्रपति जी ने भूमि पूजन किया था, फलाने लोकसभा अध्यक्ष जी ने भूमि पूजन किया था, इन्होंने नहीं किया था। दरअसल ये वही घृणा थी जिसकी वजह से उनकी ये हिम्मत नहीं थी तुष्टीकरण के चलते कि वो सनातनी कांची पहन के, हाथ में जल लेके, अक्षत लेके, दूब लेके और ऐसा कर सके। आप सोचिए जरा कि ये नशा जब इनका उतरा है और एक नए तरह का उमंग जब सनातन पद्धति से मंत्रोच्चार के बीच लगातार पूजन के साथ नई आपके संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, तो आप बहिष्कार की भी उम्मीद न करिएगा। और उनके इकोसिस्टम गिरोहों से इस तरह के कुतर्कों की भी गुंजाइश नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। ये बात जो है आपने इस अपनी चर्चा में ऐसी 4-5 बड़ी बातें कह दी हैं सर। मैं वाकई में मैं बहुत लोगों को सुन रहा हूँ, बहुत वीडियो सुन रहा हूँ डिजिटल पे, यूट्यूब पे, न्यूज़ पे, इधर उधर, पर ये बात किसी ने नहीं कही कि जब जो नेहरू के इस स्पीच का जो आपने ऐसा पलटा है कि नेहरू ने कहा कि जब विश्व सो रहा है तब भारत जाग रहा है, जबकि काम बिल्कुल उल्टा हो रहा था कि विश्व जाग रहा था और भारत को सुलाया जा रहा था। और क्या कैसे सुलाया जा रहा था? तो कम्युनिस्टों का जो कि मार्क्स की धर्म अफीम में तो अफीम खिला के सुलाया जा रहा। अब सर, और आपने ऐसे 3-4 टैगलाइन दे दी हैं कि अब मैं देखिए होता क्या है कि आदमी वीडियो देखता है, वीडियो का थंबनेल देखता है और फिर वीडियो देखता है। मैं इस वीडियो में से अपने थंबनेल नहीं निकाल पा रहा हूँ, इतने 3-4 थंबनेल आपने डाल दिए। ठीक है, इसका दूसरा भी कांग्रेस को दीजिए ना। 1947 दूसरा थंबनेल ये आपने, जैसे अफीम वाली बात है सर, एक बड़ी अच्छी इंग्लिश मूवी है ट्रेन स्पॉटिंग, ठीक है, तो वो जो हमारे स्लम डॉग मिलियनेयर जिन्होंने बनाई, डैनी बॉयल ने, उन्होंने फिल्म बनाई थी, उस फिल्म से काफ़ी चर्चित हुए थे। तो उसमें एक सीन है छोटा सा कि कैरेक्टर है वो ड्रग्स पे है, कि 4 कैरेक्टर्स हैं वो ड्रग्स लेते हैं, फिर उनका क्या होता है जीवन में। वो ब्रिटिश और स्कॉटिश उस तरीके से उस एरिया में रहते हैं। तो एक कैरेक्टर है जो मेन हीरो है, तो वो ड्रग्स लेता है, तो ड्रग्स के साथ क्या है, बड़ा बेहतरीन सीक्वेंस है, अमेजिंग सीक्वेंस। तो वो कहता है कि ड्रग्स आप जब लगातार लेते हो तो आपका पेट कॉन्स्टिपेटेड रहता है, ठीक है, और जैसे ही आपको ड्रग्स नहीं मिलती है तो जो पहला असर होता है कि सारा पेट अब नॉर्मल होना शुरू करता है, तो सारा जो पदार्थ है वो अब निकलने की प्रक्रिया में है। तो इतना प्रेशर आता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो सीक्वेंस है, खैर वो जाता है एक टॉयलेट में जो कि उसको बाकायदा बड़ा बेहतरीन सीक्वेंस, वर्स्ट टॉयलेट ऑफ स्कॉटलैंड करके है। खैर वो एक सुंदर सीक्वेंस है, वो देखने वाली बात है, फिल्म मुद्दा वो नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इन लोगों का जो अफीम का नशा टूट रहा है, तो इनका सारा जो अंदर का मवाद मलीदा जो है वो अब निकल रहा है, वो अब जनता को दिख रहा है। ये इनको तो टॉयलेट भी नहीं मिल रहा है, ये तो सड़क पे कर रहे हैं, ये सड़क पे बहिष्कार कर रहे हैं, सड़क पे लिटरली सर दे आर डूइंग शिट ऑन द रोड्स। बिल्कुल। खैर, तो मुझे वो एक ध्यान आया। दूसरा आपने कहा कि पूजा पाठ से दूरी और रिबन काटना ज़रूरी, ये कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार का मूल मंत्र है। बिल्कुल, कि जिसमें संजय गांधी के नाम पे लखनऊ में हम बैठे हुए हैं, लखनऊ में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना हुआ है, पीजीआई। मैं बताऊं, लखनऊ में सर उसको कोई एसजीपीजीआई नहीं कहता है, हर आदमी पीजीआई कहता है। जी। तो लखनऊ का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल या पूरे प्रदेश के लिए वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स है, पर उसमें कोई एसजी नहीं जोड़ता है। क्यों? क्योंकि भैया संजय गांधी की जो यादें हैं लोगों के जहन में ताज़ा है, आदमी उसका नाम नहीं लेना चाहता है, वरना एसजीपीजीआई कहता सर। बिल्कुल, कोई बड़ा शब्द नहीं था। गोरखपुर के एम्स के पहले जो मोदी जी ने अपने पहले टर्म में ही दिया, हाँ, उसके पहले तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल पूर्वांचल के लिए पूरे उत्तर प्रदेश कह लीजिए, बीएचयू नहीं तो पीजीआई, खैर वो एक अलग मैटर।
तो रिबन काटना जरूरी है। तो संजय गांधी के नाम पे 2-3 हॉस्पिटल हैं, चंडीगढ़ में है और आपका चेन्नई में है, 3 बड़े हॉस्पिटल हैं। राजीव गांधी के नाम पे खेल रत्न चल रहा था, पता नहीं कौन। देखिए वो सिलसिला शुरू करिएगा तब तो हाँ वो छोड़ देते हैं, अभी वहाँ नहीं जाते हैं। अभी पुलिया तक के नामकरण पर जाना पड़ेगा, तो वो बड़ा लंबा। आज पढ़ा गया एक बार, वेंकैया नायडू जी ने संसद में पढ़ा है सर कि किसके नाम पे कितना था। जी, तो 400, 450, 500 निकाले खाली। नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और खैर सोनिया को मौका नहीं मिला। और अभी राहुल नहीं आए हैं ना राहुल प्रधानमंत्री अभी नहीं बने हैं सर, वरना सोनिया के नाम पे क्या क्या होगा ये आप देखिएगा। मैं अपने मित्र मंडली में कभी मजाक में ये कहा करता था कि अगर चलते चलते आपस में बातचीत हो रही है और चलते चलते किसी पुलिया पर बैठने का मन आया, तो मैं ये कहता था कि झटके से जरा चेक कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पंडित नेहरू के ऊपर बैठ रहे हो। तो छोटी पुलिया सर, मैं नालियों के नाम, अब यही सब बाकी। मैं अपने स्कूल में जीके में मैं थोड़ा अच्छा माना जाता था। मैंने कई बार अपनी टीम का रिप्रेजेंटेशन किया, बोनविटा में गए, मैगी क्विज जीता, कई सारे स्कूल्स में वगैरह वगैरह। मुझे एक सवाल अक्सर याद आता था कि पूछा जाता था कि भारत में सबसे ज़्यादा सड़कें किसके नाम पे हैं? तो वो MG रोड था, महात्मा गांधी के नाम पे। खैर वो एक अलग कहानी। दूसरा मैटर ये है सर कि दिल्ली में एक है कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस का जो मेट्रो स्टेशन बना तो वो राजीव चौक कहलाया। ठीक है। तो भाई साहब तब उस समय किसी मीडिया वाले ने ये नहीं पूछा कि भाई साहब आप अंग्रेजों की प्रतिस्थापित की हुई जगह को राजीव गांधी के नाम पे कैसे कर सकते हैं। ठीक है। आज मैं लल्लन टॉप नेता नगरी देख रहा था सर, उसमें इंडिया टुडे के एक बहुत ही अजीबो गरीब किस्म के इंसान है राहुल श्रीवास्तव। कहने को तो इंडिया अफेयर्स मतलब बहुत प्रोमिनेंट आदमी है इंडिया टुडे के। तो वो कह रहे हैं कि भाई साहब पुरानी संसद थी और अंग्रेजों ने बनाया था, आपके पास आज की डेट में ऐसे इंजीनियर नहीं है कि आप पुरानी बिल्डिंग को जो है संभाल सकें, आपको नया बनाने की क्या जरूरत थी। क्या बात, ठीक है, क्या बात। ये उनके उद्गार है। तकलीफ क्या है कि पिछले 2-3-4 साल से उनको जो है उस संसद में जाने का मौका नहीं मिल रहा है। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी, मनमोहन जी जाने देते थे, एक्सेस जर्नलिज्म जिसको बोलते हैं, वहाँ पहुँचते थे ये। और राजीव सरदेसाई की भी वही तकलीफ है। ठीक है। और इंडिया टुडे के मालिक अरुण पुरी जी कह चुके हैं मोदी जी से भी कुछ दिन पहले जो है मार्च में अपने इंडिया टुडे कन्क्लेव में कि हे प्रभु दुकान चलने दो, एक्सेस तो दे दो। एक्सेस का मतलब क्या है? नेता से मिलोगे, बैठोगे, बतियाओगे। क्या तुम न्यूज़ के लिए जा रहे हो वहाँ पे, कि चुगली करने जा रहे हो, कि दलाली करने जा रहे हो? यही सब हरकतें हैं जिसके लिए लोग जाते हैं वहाँ पे, जिसके लिए एक्सेस चाहिए इनको। खैर संसद में नहीं पा रहे हैं। अब उससे बड़ी तकलीफ क्या है, हाय राम, नई संसद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पहले तो पुरानी संसद में गेट नंबर 1 और 2 और 3 और 4 था। अब नई संसद में जो है कर्म द्वार है, ज्ञान द्वार है और एक और द्वार है, विधि द्वार है, कुछ है। तो अब उसका नाम मुंह से कैसे निकले साहब कि कर्म द्वार से निकलना पड़ेगा साहब, कर्म द्वार। अरे ये लोग संदीप जी ये लोग लास्ट ब्राउन हैं, जो ब्राउन साहिब्स कहे जाते हैं, ये मैकाले के आखिरी पुत्र हैं। आपने बहुत सही जगह लाके छोड़ा है कि कर्म द्वार है, ज्ञान द्वार है, बाकी द्वार है। इनके लिए भी द्वार है ना। इनके लिए द्वार है, इनके लिए प्रारब्ध द्वार है। इन तमाम सालों में तुमने और तुम्हारे गिरोहों ने जो इस देश की जनता के साथ किया है, ये आज तुम समय का वो चक्र है जो योग्य है, भारतीय संस्कृति के साथ चल रहा है। वो बढ़ी हुई संख्या 888 सीट है ना नई संसद में। यानी आप कह रहे हैं कि एक्सेस दिया नहीं जा रहा है, यहां 500 के लगभग से सीटें बढ़ा के 888 की गई। द्वार और दिल दोनों खोला जा रहा है जनता के लिए ना, जनता के लिए चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए। यानी कि लोकतंत्र का वह सर्वोच्च मंदिर जहां पहले 500 के लगभग बैठ के लोग पूजा करते थे लोकतंत्र की और लोकतांत्रिक व्यवहार की, अब वहां 888 यानी 900 के लगभग करेंगे। तो आप कह रहे थे कि एक्सेस दिया नहीं जा रहा, और मैं कह रहा हूं कि एक्सेस बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अंतर है, दलालों का एक्सेस बंद है। एक्सेस किसका है? एक्सेस समाज के उस अंतिम व्यक्ति का है जो इस लोकतंत्र में मतदाता मालिक होता है। मालिक का रिप्रेजेंटेशन पड़ रहा है।
उन लोकतांत्रिक जो जमींदार थे, जो राजा हैं, मैं तो कहता हूं, आप ये बताइए जरा, गांधी फैमिली को आप क्या समझते हैं? नेता फैमिली? बहुत इतनी छोटी समझ है ये, बिल्कुल नहीं है। वो एक डेमोक्रेटिक डायनेस्टी है, और यही वो नशा है जो उनसे उतरता नहीं है। सर वो एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी का, अब एक जिसको आज वो यहां जब ये सवाल उठाया जा रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति जी से क्यों नहीं कराया जा रहा है और इनका हक बनता है, प्रधानमंत्री का नहीं बनता है, तो टेक्निकल आधार पर, संवैधानिक आधार पर दर्शकों के लिए थोड़ी सी चीज क्लियर कर दी जाए, क्योंकि बहुत सारा गमंजा होता है ना, बहुत सारा गमंजा होता है। देखिए सर, मैं एक बात बोलूं, देखिए, लोकसभा हाउस का मेजबान कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। शादी का कार्ड आता है ना, उसमें दर्शनाभिलाषी विनीति लिखा जाता है ना, तो कौन होता है मेजबान? मेजबान ओम प्रकाश बिरला साहब है, ठीक है। मेजबान बुला रहे हैं, और उस हिसाब से तो राज्यसभा अध्यक्ष आपके वाइस प्रेसिडेंट हुए। बिल्कुल होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं, लेकिन यह चूंकि हाँ लोकसभा प्रधान है, लोकसभा और राज्यसभा में लोकसभा की अहमियत ज्यादा है। लोकसभा एनी बिल्कुल है, तो वहां पर प्रधानमंत्री बुलाए जा रहे हैं। अच्छा चलिए, आप जरा ये बताइए, 47 की उस रात को माउंटबेटन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्यों नहीं लिया? प्रथम नागरिक देश के, उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर, उस समय डॉक्टर सी राजगोपालाचार्य ने क्यों नहीं, गोपालाचार्य जी ने क्यों नहीं लिया? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उनको लेना चाहिए था। और एक और घटना मैं आपको बताता हूं, बहुत से लोग सोनिया गांधी एज ए यूपीए चीफ, वो मणिपुर की संसद का वो विधानसभा का जब उन्होंने उद्घाटन किया ना, तो और झारखंड का किया 2020 में किया। बहुत जगह ये पूछा जा रहा है कि किस हैसियत के। अरे एक और मजेदार उदाहरण, छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा भवन को भूपेंद्र सिंह ने जब उद्घाटन कराया, तो मालकिन बुला लाए, मालकिन सोनिया गांधी जी ने उद्घाटन किया, ठीक है। वहां तो राज्यपाल थे, अरे वो आदिवासी थी, महिला थी, और सुनिए, उनको न्योता तक नहीं दिया गया था। अरे सर, उनको जैसे इस तरह की जानकारी भी न दी जाए। आज की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ये तो झारखंड की भी राज्यपाल रही, हेमंत सोरेन। तो देखिए ना, इनके पास नैतिक आधार है इस तरह के प्रश्न उठाने का। अच्छा नहीं, अरे राजदीप की तकलीफ क्या है सर? आप कि कांग्रेस ने पहले गलती कर दी, इसका मतलब ये थोड़ी कि आज भी आप गलती करेंगे। कहने का मतलब ये कि कांग्रेस जब गलती करी हम चुप बैठे रहेंगे, नहीं तो एक चीज, हम कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं, दो सवाल नहीं पूछेंगे। संदीप जी फिर एक बात सुनिए ना, क्योंकि हमारे मालिक अरुण पुरी सोनिया गांधी के सामने ऐसे हाथ जोड़ के जो है उनसे कहते, कुछ 2-4 सवाल पूछ लेते, मैडम पास्ता बनाना आता है? बहुत अच्छी बात है ये बट सारी मर्यादा भाजपा के लिए है, सारी मर्यादा मोदी के लिए है। अटल जी का जमाना सर बहुत याद आता है इन लोगों, वाह क्या मर्यादाओं का पालन हो रहा था, क्या एक वोट से सरकार गिराई जा रही थी, वाह क्या सांसदों की अहमियत थी, मेजॉरिटी आ जाती, ठीक नहीं लगता है इनको। मेजॉरिटी गवर्नमेंट से तकलीफ है सर। संदीप जी, यहाँ पर देश के जनमानस को और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वर्तमान, उनको एक चीज से बाहर निकलना होगा कि लिहाज करना छोड़ना होगा बस। और 2014 से एक नेता के रूप में, लोकतंत्र के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मोदी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। छठे शाठ्यम समाचरे, तो पहले तो तुम हमको नहीं पूछते थे, इस नियम से निकल जाइए, तुम भी नहीं पूछे जाओगे, इस नियम से निकल जाइए। दूसरा, हर सवाली के कटोरे में जवाब की चवन्नी डालने की कोई जरूरत नहीं है, बने रहने की ये इनको आजीवन सवाली। क्या ये सवाल पूछते रहे, अपना काम करते रहे जी, आप अपना काम करते रहिए और सरकार आपकी ये कर रही है। अब एक चीज और देखिए, ऐसा है, कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई है कि उसको मोदी जी हमेशा कांग्रेस को हतप्रभ कर देते हैं, और इतना तेज हतप्रभ ये सब कुछ होता है कि कांग्रेस ये समझ नहीं पाती है कि इस गाल पे थप्पड़ मारे कि इस गाल पे थप्पड़ मारे, बाल नोचे या कपड़े उतार दें। तो सब अंततः कपड़े उतार देते हैं, सब कर लेती है वो सब कर लेती है। आप जरा देखिए ना, कल जब इस देश, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इसके सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर का उद्घाटन होगा,
आप समझ रहे हैं ना कि संसद में अगर किसी सांसद को, किसी सदस्य को, इवन दर्शक गैलरी में बैठे हुए व्यक्ति को छींक भी आती है तो वो रिकॉर्डेड होता है, जिसको कहते हैं कि संसद की कार्यवाही में दर्ज होना, यानी उसका दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक, कल बजती एक एक घंटियों, एक एक आरती, एक एक मंत्र, एक एक व्यक्ति के बैठना, एक एक व्यक्ति की उपस्थिति, इन सब का डॉक्यूमेंटेशन होगा और उसी के साथ डॉक्यूमेंटेशन होगा एक एक अनुपस्थित व्यक्तियों का, जो कि हमेशा के लिए इतिहास में सिर्फ दर्ज नहीं होगा, लोकसभा के पन्नों में भी दर्ज होगा। आज से 500 साल, 300 साल, 200 साल, 100 साल बाद भी अगर कोई चाहेगा तो जिस तरीके से जयराम रमेश ने ये झूठ फैलाने की कोशिश की थी कि दरअसल सेंगोल वाकई दिया गया था, इसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, यहाँ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलेगा कि जब कथित आजादी के 70 से ज्यादा सालों बाद भारत जाग रहा था तो कांग्रेस सहित उसका पूरा इकोसिस्टम और ये तमाम बहिष्कार करने वाले गिरोह दरअसल सोने पर मजबूर किए गए थे, मजबूर हुए थे। सर, आपने जयराम रमेश जी का नाम लिया, तो वंस अपॉन ए टाइम ही वाज अ वेरी प्राइम, मतलब एक अच्छे खासे मिनिस्टर थे यूपीए गवर्नमेंट। हमको भी लगता था यार क्या इंटेलिजेंट आदमी है, ये वो। अब सत्ता से बाहर हैं तो चरित्र फटता जा रहा है। मुगालते बहुत थे हम लोग, नहीं, हाँ, हमारी पीढ़ियों से मुगालते रहे। तो जयराम रमेश जी कुछ ट्वीट करने से पहले, आधिकारिक रूप से बात करने से पहले, अपने जो सहयोगी हैं डीएमके गवर्नमेंट, उनके 2020-21 के निकाले हुए डॉक्यूमेंट को भी नहीं पढ़ना गवारा समझा उन्होंने कि भैया वो डीएमके गवर्नमेंट कह रही है कि ये हुआ था। बिल्कुल ठीक है, चलो ठीक है भाई। उसके बाद क्या हुआ कि एक हरदीप सिंह पुरी जी और अन्य लोगों ने कहा कि भैया टाइम मैगजीन, आप लोग ये यूपीए गवर्नमेंट वाले अमेरिका और हार्वर्ड के एकदम बिछ जाते हैं ना कि अरे प्रभु आप ही लोग हैं जो हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मनमोहन बिछ गए थे ओबामा के सामने वगैरह वगैरह। टाइम मैगजीन का आर्टिकल निकाल के ले आएगा कि भैया ये देखो 1947 का ना 1 महीने बाद का आर्टिकल है, 25 अगस्त का था, 10 दिन बाद का आर्टिकल था कि ये सेंगोल दिए जाने वाली ये सारी। तो ये मतलब इस हद तक के बेवकूफ़ हैं सर कि ये अपना बेसिक होमवर्क नहीं करते कि हमको अच्छा मैटर क्या है, इनको भी पता है झूठ बोलना, लेकिन इनको अपनी जनता को बोलना है। बस संदीप जी यहीं जोड़ लेने दीजिए। आपने कहा ना कि ये हद दर्जे के बेवकूफ़ हैं कि बेसिक होमवर्क नहीं करते। अब इसके जरा सापेक्ष आइए, नरेंद्र मोदी वो कितना ज़्यादा होमवर्क करते हैं। वो नोटबंदी जैसी चीज़ लाते हैं तो 24 घंटे के अंदर हर बैंक में 500 और 2000 की नोटें पहुंची हुई होती हैं, छप तो कब से रही थी, हवा किसी को नहीं लगती। ठीक है सर, इसीलिए तो ऑस्ट्रेलिया का प्रेसिडेंट बोलता है नई संसद, ही इज द बॉस। नई संसद वो बनाते हैं, रिकॉर्ड महीनों में बनाते हैं, 22 महीनों में बनाते हैं। ठीक है, 28 महीनों, 28 महीने में कोरोना काल के दौरान। ठीक है, कोरोना काल के दौरान बनाते हैं, उसमें भी मुकदमेबाजी हुई थी। 28 महीनों के नहीं सर, कोरोना काल में हर फैक्ट्री बंद थी ना, उस पर भी मुकदमेबाजी हुई थी। सब मुकदमेबाजी ये हुई थी कि बंद करिए, बंद करिए। पर मैटर क्या है, ऑफिशियली ऑल द फैक्ट्रीज, भाई सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री और आपकी पत्थर देने वाली फैक्ट्री और ये सब वो सब बनते, सबके मजदूर भाग चुके थे। तो उस समय जो आपने फिर भी जो है, जो कि इमरजेंसी सर्विसेज चालू थी, किसी प्रकार ये किया गया कि वैक्सीनेशन भी करना है और जो मेन काम है, हाँ वो ठीक है, मैं उसी बात पर। उसके सापेक्ष एक आदमी और है सर, अगला वीडियो उन्हीं पे है। हाँ, मैं अपना घर बनवा रहे थे। मैं जरा उसी पे वापस आ रहा हूँ कि इनकी तैयारी देखिए। इनकी तैयारी 28 महीनों में नई संसद बन रही है। ठीक है, 28 मिनट पहले, आज से 48-72 घंटे के ठीक 28 मिनट पहले इस देश को कोई खबर नहीं थी कि सेंगोल क्या होता है। सेंगोल आता है, आप क्या समझ रहे हैं, टाइम्स का वो आर्टिकल कोई गया उसके बाद इधर उधर घूमा। ये होमवर्क है प्रॉपर। वो जानते हैं कि कंगाल, मानसिक कंगाल और विक्षिप्त इस देश का जो ऑपोजिशन है वो कैसे रिएक्ट करेगा। मोदी जी बड़े अच्छे से पहचानते हैं, वो बड़े अच्छे से। और देखते बताएं, अच्छा आदमी जो काम करना जानता है ना,
वो बहुत अच्छे से जानता है कि इसको यहाँ चिंगोटी काटेंगे तो कौन सा हाथ हिलेगा और किधर से आवाज आएगी, किस तरंग की आवाज आएगी, आंसू आएगा कि नहीं, इतना अंदाजा होता है। मोदी जी सब जानते हैं। तो उनकी तैयारी, आप जब कह रहे हैं कि ये बेसिक होमवर्क नहीं करते, वो व्यक्ति ग्रेजुएशन की थीसिस लिख के नोट्स बना के रखे रहता है। यही वजह है कि जब सेंगोल आता है उस पर सवाल उठते हैं, उसके पीछे तमाम साक्ष्य आते हैं। उनको पता था कि जयराम, कोई कांग्रेस का जयराम रमेश नाम का उस टाइप का व्यक्ति ऐसी चीनी एजेंट ऐसी कोई बकलोली करेगा। उस बकलोली के लिए उनके पास पहले से तैयार होता है। तो दरअसल देखिए, एक चीज बताएं आपको, देशज में जरा चलिए तो दर्शकों को भी समझने में बड़ा आसानी होगा। हर गांव में कुछ कुटनी औरतें भी होती हैं, हाँ, और कुछ आजन्म फूफा टाइप के जानवर भी होते हैं, जंतु भी होते हैं। पहले तो ये शादी हो ना, तो ये शुरू कीजिए। पहले तो सेंट्रल विस्टा बने ना, बन गया, बहुत महंगा बना है। अरे सर, लड़की का पता करने के लिए यदि लड़के वालों के यहाँ से कोई आता है, परिवार का दाएं बाएं पड़ोसी में पूछता है, ठीक तो नहीं, ठीक तो नहीं है। ये वही शोले वाला, हाँ, शोले वाला हाँ, कि मौसी बाकी सब तो ठीक है, फलाने करता है, और फलाने तभी करता है जब फलाने करता है। तो इस टाइप की बात। तो पहले तो शादी हो ना, हाँ, भूमि पूजन कैसे, सेंट्रल विस्टा बने ना। अरे शेर का नावरण स्टेप पे आइए। हाँ हाँ, शेर खिलखिला रहा है कि गुर्रा रहा है, वहां से शुरू कीजिए। ठीक है। अरे साहब, जिस देश के विपक्ष ने टाई, सूट का कलर, हाथ की घड़ी, चश्मा, पेन, क्या खाते हैं, कितनी हल्दी खाते माता हैं, जी के सामने फोटो, कितनी हल्दी खाते हैं, कितना जीरा खाते हैं, कौन सा मशरूम खाते हैं, क्या बात कर रहे हैं। अब तो आदी हो चुका है ना इस देश का जनमानस। अब मैं आता हूं, तो पहले वो कुटनी औरतें क्या होता है, पहले तो ये ब्याह हो ना, सेंट्रल विस्टा बने ना, ब्याह हो रहा है, इतना दहेज, अगर लड़की का है तो, लड़के का है तो इतना ही मिल रहा है। यहां आइए, इतना महंगा सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं, अच्छा अपना महल बना रहे हैं। चलिए, उसके बाद हमको न्योता नहीं मिला, पूछ नहीं रहे हैं, घमंड हो गया, ये लड़के शादी कर रहे हैं। यहाँ सबको पूछा गया सेंट्रल विस्टा में, और जब पूछ लिया गया, उनको हम तो नहीं जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे, इन्होंने हमको जो है, हमारे लल्ली बिटिया के शादी में ये नहीं आए थे, यहाँ क्या है, हम नहीं जाएंगे, ये 2014 में हमको हराए थे, बाहर किए, 2019 में फिर पटक के हमको हरा दिए, ये लगातार हमको हरा रहे हैं, ये कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाते हैं, हम नहीं जाएंगे। वो सब ठीक था, हमको अमेठी में भी हरा दिए, हमको अमेठी में भी हरा दिए, अब तो रायबरेली भी नहीं लेंगे। और एक चीज बताएं, आपने थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि अटल जी इनको बहुत अच्छे लगते थे। अरे साहब, क्या बात कर रहे हैं, इनको मोदी जी बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे इनको मोदी जी। आने दीजिए, आने दीजिए, अगले को आने दीजिए। मोदी जी आप नाम नहीं लें, हम नाम नहीं लें, आपके सभी दर्शक ये जान रहे हैं हम दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं। और उस दिन मोदी जी उनको देवतुल्य लगेंगे। सर, मोदी जी को भगवान दो लोग बनाएंगे, जो आएगा वो भी बनाएगा, और जो विपक्ष होगा वो भी बनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी शुरुआत हो गई है। दिल्ली के सुल्तान ने कल एक चिट्ठी लिखी है, मुंह से गलियाते हैं और चिट्ठी में पिता तुल्य लिखते हैं मोदी जी को। मैंने उस पर ट्वीट किया कि बाप बाप चिल्लाने से थोड़ी ना कुछ होगा, जो कर्म किए हो तो वापस आते हैं सेंट्रल विस्टा। और इस देश के यह सौभाग्य है, हमारी आपकी पीढ़ियों का, हमारी संततियों का यह सौभाग्य है कि हम 14-15 अगस्त 1947 को हमारा जन्म तो नहीं हुआ था, लेकिन जब असल जिस तरीके से वो 47 की रात बीतनी चाहिए थी, वो कल हम सुबह देखेंगे, सुबह से देखना शुरू करेंगे। सर, और उसके एक एक क्षण को, मैं जब ये बात कर रहा हूं तो ये मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और धन्यवाद मोदी जी को कि हमको, वो क्या कहते हैं आप लोग, वो टाइम मशीन में वापस डाल के 2022-23 में हमको आप 1947 दिखा रहे हैं। सर, एक बड़े प्रख्यात शायर हुए और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के प्रख्यात कवि हुए, बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने कविताएं लिखी हैं। लेखक और कवि अच्छा इंसान हो और एजेंडा ना हो ऐसा नहीं होता है।
कला अलग होती है। ये बड़ी और अच्छी बात आपने कही। कला अलग होती है और कलाकार बहुत अलग होता है। और कलाकारी तीसरी चीज। कलाकारी बहुत तीसरी चीज है। तो तीसरी ये चीज़। हम आज के समय में बहुत कायदे से देखते हैं। पर खैर, उनकी एक लाइन थी जो बड़ी फेमस हुई, गुरुदत्त ने उसको बहुत फेमस किया, वो सुबह कभी तो आएगी। कभी तो है। ठीक है, या सॉरी प्यासा फिल्म का था सर कि क्या तो था कि दर्शक मनोभाव नहीं समझ जाने गए। वो अरे नहीं सर, बड़ा कमाल का था वो। मैं भी नेट हमने बंद कर रखा है वरना वो ध्यान में आता कि वो सुबह कभी तो आएगी उसी का था। पर ये था कि जिसका इंतजार था वो सुबह, मतलब प्यासा का है। ठीक है, ध्यान में नहीं आ रहा है अभी। ठीक है। गुरुदत्त ने गाया था उसे। ठीक है, कोई बात नहीं। साहिर का था और वो कटाक्ष था नेहरू पर ठीक कि है। भाई जिसका वादा था, जिस समय का आपने वादा किया था, वो कहाँ है। अच्छा, वो कम्युनिस्ट पूछ रहा है। खैर, कम्युनिस्ट तो एक यूटोपिया में जी रहा है। पूछने को तो निराला जी ने भी नेहरू से कई चीजें पूछी। हाँ जब वो तोड़ती पत्थर उन्होंने लिखा था, लोगों ने कहा कि आनंद भवन की बात कर रहे हैं जी। निराला जी, क्योंकि दोनों इलाहाबादी और दोनों के बीच में। पर निराला और साहिर में बहुत बड़ा अंतर था सर। निराला ने जो लिखा वो जिया। चलिए हम लोग संसद भवन साहिर ने कतई वो नहीं जिया जो उसने लिखा। हम लोग संसद भवन से मुशायरे की तरफ न चल रहे हैं। मुशायरे। खैर, तो बात ये थी कि जो आपने कहा कि वो सुबह कल आ रही है। कल आ रही है, बिल्कुल। 28 मई की सुबह 7 बजे बिल्कुल लाइव प्रसारण होगा, दुनिया देखेगी, हम भी देखेंगे। जो आपने कहा समय में पीछे जाके, बस उसमें हम आखिरी बात ये अपना चलते चलते करना चाहेंगे। सब कुछ के बाद सबसे मेन बात, कल है वीर सावरकर जी का जन्मदिन। वीर सावरकर जी वो आदमी 1920 में कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और तमाम हमारे बड़े रिवॉल्यूशनरी, वीर सावरकर जी की लिखी हुई पहली किताब 1857 स्वतंत्र समर। ठीक है, 1857 भारत का पहला स्वतंत्र समर। जी जी। जिसमें उन्होंने पहली बार बताया कि भैया 1857 में खाली म्यूटिनी नहीं हुई थी, चंद सिपाहियों ने नहीं किया था। इट वाज अ वेरी कोलैबोरेटिव एफर्ट एंड इट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड इट वाज अ वेरी सिविलाइजेशनल डॉक्यूमेंट कि भैया इट वाज हैपनिंग एवरीवेयर। तो इंडिया वाज भारत वाज फाइटिंग एज भारत एंड नॉट कि भैया यहाँ के हमने जनरल के खिलाफ चार सैनिक ने ये जो कहानी फैलाई गई कि गाय की चर्बी लगी थी कारतूस में और सुअर की चर्बी लगी थी, वो जो फालतू की कहानी सिर्फ इतने भर से इतनी बात बड़ी घटनाएं नहीं। हाँ, तो उस किताब को छापने में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को कागज नहीं मिलते थे कि छापें कैसे। उसी समय एक आदमी को बकायदा छापा जा रहा था, लाइक एनीथिंग, दैट वाज गांधी, कि वो ब्रिटिश के द्वारा समर्थन किए हुए तमाम अखबार जो थे, बेनेट कॉलम और पता नहीं क्या क्या, उसमें दक्षिण अफ्रीका से आए हुए एक आम आदमी को ब्रिटिश के सैनिक में, सेना में थे, सार्जेंट थे, उनको लाए हुए आदमी को महा बड़ा बना के भारत के सामने परोस दिया गया। हाँ, वो एक अलग है। हाँ, पर विषय नहीं सर, ये विषय इसलिए है क्योंकि ये 2 अक्टूबर को नहीं हो रहा है अनावरण संसद का, 28 मई को हो रहा है। तो 2 अक्टूबर जो आज तक की डेट में सबसे बड़ा माना जाता था, उसके सापेक्ष 28 मई खड़ी कर दी गई है। सावरकर का जन्मदिन, सावरकर एज अ इंसान, ही वाज अ मच 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 बिगर पर्सन देन गांधी, नेहरू एंड इंदिरा एंड एवरीबॉडी कंबाइंड टुगेदर। जो उसने स्वयं, जो उन्होंने स्वयं अपने शरीर पे झेला, अपने समय पे झेला, और आने के बाद सर भाई जब रिलीज किया गया काला पानी से 13 साल की भयानक यातना के बाद, तिरस्कार थे नहीं, 13-14 साल तो वो रत्नागिरी में उनको बंद किया गया। 1960 तक वो अपना अछूतों के खिलाफ, अछूतों के लिए और जो समाज में अस्पृश्यता दूर करने के लिए जो आंदोलन किया, किसी ने इतना काम नहीं किया। बिल्कुल। और किसी को तजना था तो तज दिया। उनके भाई को सर घर से बाहर निकाल के गांधी की हत्या के बाद चित्पावन ब्राह्मण होने के लिए पत्थर मार मार के कांग्रेसियों ने जान से मार डाला। बिल्कुल। कोई पूछता है, कोई बोलता है। संदीप जी, कल ये इन सब की श्रद्धांजलि, और ये कल जो होता है ना सर कि एक आपने जीवन में एक काम किया और अपने सारे पुरखों को एक बार
अर्पण किया कि हे प्रभु, आप लोग का योगदान हमें याद है और इसको हम कभी नहीं भूलेंगे, और इसका भी कल समायोजन हो रहा है। तो कल की तारीख 28 मई सन 2023 सदैव याद रखें, और सुबह 7 बजे जो भी कार्यक्रम होगा उसको ज़रूर अटेंड करें। पल पल देखें, पल पल जिएं उसको। इन्हीं शब्दों के साथ संदीप जी, मैं आखिरी बात अवनीश सर से खत्म क्लोजिंग करने से रिमार्क लेते हुए इस वीडियो का अंत करूंगा। संदीप जी देखिए, ऐसा है, कुछ चीज़ें महसूस करने की होती हैं। महसूस नहीं सर, आप केवल उसको जी सकते हैं। हर चीज़ें इस बात के लिए नहीं होती हैं कि वो आपके अकाउंट में कुछ क्रेडिट हो जाएगा, या आपके बैग में कुछ आ जाएगा, या आपके फ्रिज तक कुछ पहुंच जाएगा, आपके घर में कुछ आ जाएगा फिजिकल रूप में। वो आपकी आत्मा में जाएगा सर। कुछ चीज़ें आत्मा में जाती हैं, कुछ दिल में उतरती हैं। कल का जो शुभ संयोग बना है कि सावरकर जी का जयंती है उनकी, और उसी दिन आपको नई संसद मिल रही है। प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी विशेष अदा है, कौन सी बात कहां कैसे कही जानी है, समय काल सर। उनका एक तरीका है। जब वो एलपीजी गैस आधारित उज्ज्वला योजना जैसी एक बिल्कुल फिजिकल स्कीम सरकारी लॉन्च करते हैं, तो उसको लॉन्च करने के लिए वो जगह चुनते हैं बलिया। लोगों को आश्चर्य हुआ, वो 17 का समय था कि विधानसभा चुनाव है यूपी के, इसलिए जब उन्होंने बोलना शुरू किया तब पूरे देश को ये पता चला कि ओहो, उन्होंने कहा क्या, सबसे पहला सेंटेंस कि बलिया देश का अकेला वह जिला है जहां आबादी के लिहाज से, यानी आबादी के प्रोपोजिशन जो फिगर बैठती है उसमें सबसे कम एलपीजी कनेक्शंस हैं। तो वो आदमी इस लेवल का काम करता है। अब इसे संयोग कहिए, उन्हीं की भाषा दोहरा देता हूं, संयोग कहिए या प्रयोग कहिए, जब सनातन संस्कृति की स्थापना भारत की संवैधानिक मंदिर लोकसभा में हो रही है, नई संसद में हो रही है, तो उसी समय वीर सावरकर की एक विशेष तिथि भी है। अब ये दो ग्रह गोचर कैसे मिले हैं, यही इस देश का प्रारब्ध है। इसलिए मंगल गाइए। इन तमाम रुदालियों की याद करना भी अब पाप है। दरवाजे पर बारात आई है, आप किसी दरवाजे पर बारात लेके गए हैं, अब तो आज से लेके कल सुबह 7 बजे से लेकर पूरा दिन मंगल होगा, केवल मंगल चलेगा, और इस पावन दिन को और एंजॉय। मैं एक बात और बताऊं सर, लखनऊ में बड़ा मंगल चलता है, बहुत बड़ी बात है। पूरा महीना बड़ा मंगल चल रहा है। और बिल्कुल ये बड़ा मंगल के जेठ के महीने में जो चल रहा है, बिल्कुल सर, इसी समय ये भी हो रहा है, ये अद्भुत है। और मैं तो कहूँगा कल इतवार है, सबके पास खूब समय है, सुबह जब लेट तक मत सोइए, 7 बजे उठ जाइए और इसको एक करिए और परिवार का आयोजन बनाइए। बिल्कुल, बच्चों को दिखाइए, खुद देखिए, खुद बच्चे बन जाइए, खुद देखिए। ये समझ लीजिए कि आपके सभी के, एक भारत के नागरिक होने के नाते सभी के अपने निजी मकानों का घर भोज हो रहा है। बस क्या बात है, अद्भुत। आज तो 6-7 लाइनें ऐसी अवनीश ने दी हैं कि थंबनेल में हम दोनों का चेहरा नहीं होगा, बस ये लाइनें होंगी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग अस, एंड अगर पसंद आया हो लाइक करें, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे हम ये करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।